हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं गौरव कपूर। दर्शकों, पिछले कुछ वर्षों से कैंसर के पेशेंट्स या कैंसर के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। ये क्यों बढ़े हैं ये भी जानने का विषय है, लेकिन साथ ही ये बात भी सत्य है कि अगर कैंसर का अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो इसका पूर्ण रूप से ट्रीटमेंट इलाज संभव है। यदि टाइमली डिटेक्शन हो जाए तो इलाज बहुत अच्छा होता है, और अगर लेट पता चले तो बहुत लंबा चलता है और बहुत जटिल होता है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें कैंसर के लक्षणों के साइन और सिम्टम्स के बारे में पता हो, हमें जो जानकारी है वो सही, संपूर्ण और सटीक जानकारी हो। यही उद्देश्य है हमारे इस कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का, और आज हम बात इसी विषय कैंसर पर करेंगे। हमारे साथ आज इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और विस्तृत जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर मुनीश गुप्ता जी, एचओडी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं हॉस्पिटल शिमला। डॉक्टर मुनीश नमस्कार, बहुत स्वागत हमारे आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू जी। डॉक्टर मुनीश, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जब हम कैंसर की बात करते हैं और अपने प्रदेश की अगर हम बात करें तो क्या स्थिति है कैंसर पेशेंट्स को लेके हिमाचल की? जो हमारा, जैसे आप कह रहे थे कि नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं, ये कुछ हद तक सही है। अगर हम ध्यान दें तो आज के जो समय है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है, उसमें हमारी जो लाइफस्टाइल है और जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जी, वो बढ़ गई है जी। तो अभी जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 74-80 ईयर्स की तरफ है। तो जो हमारा लाइफ है, मतलब हम दीर्घायु हो रहे हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज हो गए। नंबर ऑफ पेशेंट ऑलमोस्ट, इंसिडेंस हमारा जो इंडिया में इंसिडेंस है उसके लगभग बराबर ही है जी। जैसे अगर मैं हिमाचल या शिमला या स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, जो हमारा टर्शरी कैंसर केयर सेंटर है, वहाँ पर एक हमारे हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री भी है, तो उसकी बात करें तो हमारे पास जो पर ईयर न्यू पेशेंट आ रहे हैं वो 2500 से 3000 है जी। वो लास्ट ईयर भी उतने थे, उससे पिछले साल भी लगभग उतने थे। 20 से 30 नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज होते हैं। तो अगर हम देखें तो 10 से 15 नए पेशेंट पर डे आते हैं। तो इंसिडेंस इंक्रीज नहीं हुआ है। हो क्या रहा है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि अब हमारे प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज, मतलब 5 या 6 बोल सकते हैं, एम्स आ रहा है। तो जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है वो बहुत सुधार हुआ है उसमें। तो डायग्नोस्टिक फैसिलिटी जैसे जैसे बढ़ती है, अब जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं सब में सिटी स्कैन है, सब में हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडियाट्रिक्स। तो वो लोग जब स्पेशलिस्ट पेरिफेरी तक पहुंचेंगे तो वो निदान या डायग्नोसिस जल्दी कर पाएंगे, तो हमारे पास पेशेंट भी जल्दी आ पाएंगे। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ पेशेंट लगभग उतना ही है, थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, पर ऐसा कोई अलार्मिंग इंक्रीज नहीं कहा जा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि डिटेक्शन जो है वो जल्दी हो रही है, तो इस वजह से जो है वो नंबर्स बढ़ रहा है, और वो इस रीजन भी है कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है, तो उसकी वजह से वो, अगर कोई उनको ऐसा साइन एंड सिम्टम लगता है तो दे अप्रोच द डॉक्टर, और उसकी वजह से है। अगर हम बात करें कैंसर की और हिमाचल की बात करें तो अमूमन जो आप अपनी ओपीडी में देखते हैं तो कौन से कैंसर, किस कैंसर के, लंग्स के या ओवरी या ब्रेस्ट के ज़्यादा पेशेंट्स आपके पास ओपीडी में आ रहे हैं? जैसे कि अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ पेशेंट मैक्सिमम नंबर है इन केस ऑफ मेल या आदमियों में जो कैंसर है वो लंग कैंसर है जो मोस्ट कॉमन है। इंडिया के, अगर हम हमारे राष्ट्र या भारत के बारे में नेशनल फिगर्स देखते हैं तो वहाँ पर ओरल कैंसर है, क्योंकि जो हैबिट्स हैं, जो कैंसर का जो कारण, मेन कारण वो है तंबाकू का सेवन। तो जो हमारे यहाँ जो प्रचलन है तंबाकू के सेवन का वो स्मोकिंग है, चाहे सिगरेट हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे हुक्का हो। बाकी जगह पे
जो स्मोकिंग या तंबाकू का यूज़ जो लोग करते हैं वो तंबाकू चबाने के रूप में है, तो वहाँ पे ओरल कैंसर ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे लंग कैंसर की नंबर ज़्यादा हैं। लेडीज़ में या फीमेल्स में हम बात करें तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के हमारे यहाँ ज़्यादा हैं। सेकंड नंबर पे अब सर्वाइकल कैंसर है जी। लगभग 2 साल पहले तक सर्वाइकल कैंसर पहले था, पर अब ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पे है फीमेल्स में जी। डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसे हाई रिस्क ग्रुप हैं जिनको बोल सकते हैं हाँ इनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर होने की ज़्यादा है? हाई रिस्क अगर हम देखें तो कुछ तो जेनेटिक कैंसर होते हैं जो जेनेटिक आनुवंशिक तौर पे फैमिलीज में हो सकते हैं, पर उनका परसेंटेज 10% के आसपास रहता है। तो जो हाई रिस्क ग्रुप हमारे जिन्हें हम हाई रिस्क ग्रुप मानते हैं वो लोग हैं जिनमें जैसे स्मोकिंग ज़्यादा है, जैसे जो तंबाकू का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तंबाकू और अल्कोहल हम एडिटिव मानते हैं कैंसर कारण, मतलब कैंसर होने के लिए। तो जो लोग तंबाकू शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं और इकट्ठे एक साथ करते हैं तो उनमें होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। या फैमिली में किसी को मैलिग्नेंसी हुई है तो आनुवांशिक तौर पे जो कैंसर होते हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर को आनुवांशिक कैंसर भी माना जाता है, पर इसका नंबर 10% से ज़्यादा नहीं होता है पॉपुलेशन में या जनरल जो जनसाधारण में। जी जी जी। डॉक्टर साहब, हम अपने दर्शकों को बता दें कि दर्शकों ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। यदि कैंसर से संबंधित आपके भी कोई प्रश्न है, आप डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें दूरभाष नंबर 28000177 और 28000178 पर फ़ोन कर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और शिमला का STD कोड है 0177। साथ ही आपसे विनम्र निवेदन रहेगा, जब हमें कॉल करें तो अपने टीवी सेट का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा धीमा कर दे ताकि आपकी आवाज़ हमारे तक बिल्कुल स्पष्ट पहुंच सके। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे हाई रिस्क ग्रुप की। प्रेजेंट सिचुएशन अगर हम देखें, कोविड सिनेरियो में देखें, तो कैंसर पेशेंट्स को जो है, जो ट्रीटमेंट है या जो फॉलोअप के लिए आ रहे हैं, उनको क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? तो क्योंकि जाहिर सी बात है उनको चिंता थोड़ी बढ़ गई है प्रेजेंट सिनेरियो में। हाँ जी, क्योंकि कोविड के बारे में जो हमारी जनसाधारण को जो नॉलेज है या जो हमारी नॉलेज है, वो अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि जिसकी इम्यूनिटी लो होगी उनको प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि उन्हें कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है। ये सच है। पर अगर हम कैंसर पेशेंट्स के बारे में बात करें तो कैंसर पेशेंट्स का, क्योंकि पहले ही लोग प्रोटेक्टिव होते हैं, जिनका डायग्नोसिस हो चुका है तो उनके फैमिली मेम्बर जो होते हैं दे टेक केयर कि वो लोग एक्सपोज ना हो जाएं, उनको जो मूवमेंट है उनका वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पेशेंट्स में, कैंसर पेशेंट्स में कोविड का इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ। थोड़ी इंक्रीज हो सकती है क्योंकि वो पेशेंट तो जरूर ही हॉस्पिटल आएंगे और उनमें कोई सिम्टम होगा तो हम जल्दी से उनका निदान करना चाहेंगे। जैसे हमारे अगर टोटल हॉस्पिटल में देखें तो नंबर ऑफ पेशेंट जो फ्लू ओपीडी में आते हैं वो ज़्यादा होंगे जिनको कोविड होगा, और हमारे पेशेंट उस मतलब उस हिसाब से उस प्रतिशत में काफ़ी कम है। और दूसरा जो फॉलोअप पेशेंट है वो तो दे आर क्योर्ड, मतलब उनका तो सब वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो दे आर एज गुड एज जैसे मैं या आप हैं, तो उनका इम्यूनिटी इज नॉर्मल एक्चुअली, तो उनको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और जो हमारा ट्रीटमेंट होता है उसमें इंटरप्शन एक्चुअली बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। तो हमारे जो पेशेंट है वो रेगुलर ट्रीटमेंट पे हैं, प्रिकॉशन सेम है कि आप किसी डॉक्टर साहब को बीच में रोक रहा हूँ, हमारे एक दर्शक है, पहले उनसे बात कर ले। हेलो 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 हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम देवीदास है जी, ननखड़ी से बोल रहा हूँ जी। बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, पूछिए अपना प्रश्न। जो आपने बोला जी, जो अनुवंशिक वाला कैंसर बोला ना जी, हाँ जी, ये एक प्रॉब्लम जो संबंधित होता है वो तो नहीं होगा ना जी? आपसे अनुरोध रहेगा टीवी सेट का अपना वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर दे, हमको आपकी आवाज फिर स्पष्ट सुनाई देगी। हाँ जी, हाँ जी जी, फिर से पूछिए, एक बार अपना प्रश्न प्लीज रिपीट करें। हाँ जी, मेरी मदर को हुआ था जी लंग कैंसर जी। हाँ जी, ये तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि अनुवंशिक हो जी
जी डॉक्टर साहब, ये लंग कैंसर का हाँ पूछते जी, हैं हाँ कि जी। मदर को है तो अनुवांशिक तो नहीं है, नहीं जेनेटिक तो नहीं है। है। लंग कैंसर का जैसा मैं अभी बोल रहा था, थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे, तो जो लंग कैंसर है उसका कारण स्मोकिंग है, मेन कारण स्मोकिंग है। तो लंग कैंसर आनुवांशिक कैंसर नहीं होता है। तो वो कि मदर से बेटे, मदर को हुआ है तो बेटे को होगा, ऐसा नहीं है। अगर बच्चों में बच्चे धूम्रपान करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, तो उनमें उतनी ही प्रोबेबिलिटी है जितनी दूसरे स्मोकर में है। तो अनुवांशिक नहीं होता है जेनेटिक लंग नहीं है, कैंसर। स्मोकिंग से इसका Relation रिलेशन है। अवश्य रहेगा। जी जी, हम कोविड और कैंसर की बात कर रहे थे। जी हाँ जी। तो मैं बता रहा था जैसे कि जो हमारे फॉलोअप पेशेंट हैं, दे आर नॉर्मल, मतलब उनका तो डिजीज़ ख़त्म हो गया है, तो उनका इम्यूनिटी लेवल विल बी, मतलब जैसे मेरा या आपका इम्यूनिटी लेवल है वैसे ही होगा। वो डिपेंड करेगा उनके एज ग्रुप पे। ऑब्वियसली जो थोड़े ओल्ड हैं तो उनका इम्यूनिटी थोड़ा कम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कि उनके खान पान का क्या तरीका है। तो जो फॉलोअप पे पेशेंट हैं और क्योर्ड हैं, उन्हें कोई बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। ऑब्वियसली मतलब हमें वो जो जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो मतलब वी शुड टेक केयर कि हम जो प्रिकॉशंस हैं, अब तो हमें, मेरे को लगता है यूनिवर्सल प्रिकॉशन ही मान लेना चाहिए उन्हें भी, कि हमें घर से बाहर निकलते और घर में अंदर जाते हाथों को धोना चाहिए, फेस मास्क का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बना के रखनी चाहिए। तो अगर हम इन सब बातों का मतलब ध्यान रखते हैं तो प्रोबेबिलिटी कि हमें कोविड इन्फेक्शन होगा वो कम है। जो प्रिकॉशंस नॉर्मल किसी एक व्यक्ति के लिए है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की है, मास्क की है, वही सेम इम्प्लाइज टू द कैंसर पेशेंट्स आल्सो। हाँ जी, सभी लोगों के लिए सेम प्रिकॉशंस है, कोई मतलब डिफरेंट नहीं है। अब जैसे हमारे पेशेंट्स भी आते हैं तो वो पूछते हैं कि जैसे हमें अब ऑब्वियसली कीमो लग रहा है, तो अगर हमें कीमो लग रहा है तो हमें कुछ ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सेम प्रिकॉशन लेनी है, ठीक है। और जब आपको कीमो लगता है तो साथ में ही कुछ दवाएं दी जाती हैं जिनका उपयोग आपको करना है। तो हम ऑब्वियसली तो कुछ ध्यान रखते ही हैं कि उनका इम्यूनिटी भी ब्रिंग अप होता रहे। जैसे कीमो लगता है तो एकदम से इम्यूनिटी नीचे नहीं जाती है, और ऐसा नहीं है कि जीरो हो जाती है, थोड़ा कम होती है। उस टाइम पे वैसे भी उन्हें प्रिकॉशन लेनी ही होती है। और अगर जो नॉर्मल व्यक्ति के लिए हमें बोला गया है कि हमें ये करना है, वो सेम प्रिकॉशन पेशेंट्स को भी लेनी है। जी कोविड सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं, ऐसे कौन से मिसकंसेप्शंस हैं लोगों में, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स में और कोविड को लेके, जो उनको बड़ी भ्रांतियां हैं, वो हम चाहेंगे आप उनको ज़रूर एड्रेस करें ताकि लोगों की वो क्लैरिटी हो जाए कि ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को लगता है कि अगर हमें कैंसर है और हम हॉस्पिटल जाएंगे तो हमें कोविड हो जाएगा। जी। तो अगर आप सभी प्रिकॉशंस या सावधानियों का ख्याल रख रहे हैं तो आपको भी कोविड होने की उतनी ही संभावना है जितनी दूसरे किसी नॉर्मल व्यक्ति को। नॉर्मल से मेरा मतलब कि जिसे कोई डिजीज़ नहीं है। और दूसरा, जो हमारे पेशेंट जैसे फॉलोअप पे हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि अब 4 महीने हो गए हैं, अब हम आ जाएं, क्योंकि पहले तो कोविड था इसलिए हम आ नहीं पा रहे थे। तो जो फॉलोअप पे पेशेंट हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन लोगों को हम यूजली ऐसा बोलते हैं कि आपको अभी आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई सिम्टम नहीं है और आपको कोई ट्रीटमेंट भी नहीं चल रहा है। तो उसका ये मतलब नहीं कि उन्हें कोविड होने की संभावना है इसलिए हम मना कर रहे हैं। हम मना इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट फिर बढ़ जाते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट एज सच ही अभी आजकल जैसे हमारे हॉस्पिटल में थोड़ा ज़्यादा हो गया है। कारण ये है कि लोग चंडीगढ़ नहीं जा पा रहे हैं कोविड के डर से, या जैसे टांडा में थोड़े टाइम के लिए वो कोविड हॉस्पिटल हो गया था तो लोगों को लग रहा था कि वहाँ हम जाएंगे हमें कोविड हो जाएगा, तो नंबर ऑफ पेशेंट ऐसे बढ़ गए हैं। तो हम नंबर ऑफ पेशेंट को मतलब मेंटेन करने के लिए फॉलो पेशेंट्स को थोड़ा मना किया था हमने, अदरवाइज कोई अलग से प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी आपने बताया, दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड, जैसे आपने कहा कि चंडीगढ़ या बाहर आउटसाइड स्टेट जाते थे तो दैट हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड, जिसकी वजह से नंबर बढ़ा है, सो दैट इज व्हाई इट इज एडवाइज्ड। डॉक्टर साहब, कैन कैंसर बी प्रिवेंटेड? इफ यस, कैसे, क्या तरीके हैं? मेरे हिसाब से अगर समझें हम या सोचें हम, तो मुझे लगता है कैंसर प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, ठीक है। और कैंसर एक लाइफस्टाइल डिजीज़ भी है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, वैसे ही कैंसर भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर हम अपना लाइफस्टाइल सिंपल रखते हैं, साधारण चीज़ें जिन्हें
आपके दादा दादी या नाना नानी या माता पिता ने बोला था कि वो अच्छी हैं, उनका उपयोग करते हैं, अच्छी आदतों को अपने जो दिनचर्या है उसमें डालते हैं और बुरी आदतों से बचते हैं, तो हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। दैट इंक्लूड्स योर ईटिंग हैबिट्स आल्सो, ईटिंग एज वेल एज मतलब फूड हैबिट, एंड जिसे बैड हैबिट कहते हैं वो बैड हैबिट ही है। तो अगर वी कैन प्रिवेंट दैट, अगर हम अपने आप में या अगर हम कोशिश करें और वो उन चीज़ों से दूर रहें, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, सबको पता है कि ये नुकसानदेह है, तो अगर हम उनका उपयोग ना करें और खाने में जो अब जिसे आप फास्ट फूड बोलते हैं या अब जैसे एरेटेड ड्रिंक्स हैं, है ना, ये फ्रूट जूसेस हैं जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है, प्रिजर्वेटिव है ना, कुछ नेचुरल कलर की जगह सिंथेटिक कलर्स हैं, तो वो सब अब कार्सिनोजेनिक प्रूवन फैक्ट्स हैं, तो हम उनका उपयोग ना करें तो हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। और हेल्दी लाइफस्टाइल में एक और चीज़ होती है कि आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते होने चाहिए, तो अगर आप वो भी करते हैं तो मतलब कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, बात करते हैं आपके कैंसर हॉस्पिटल आईजीएमसी शिमला की, कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो यहाँ पे पेशेंट्स को अवेलेबल हैं? यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, जो जैसे क्या होता है कि कैंसर हॉस्पिटल हम समझते हैं कि वो अलग बिल्डिंग एक जो है वो कैंसर हॉस्पिटल, जबकि सच ये है कि टर्शरी कैंसर केयर सेंटर आईजीएमसी का नाम है एक्चुअली। तो जैसे हमारी जो सर्जरी का जो काम होता है, जो सर्जरी की जाती है, वो जो जनरल सर्जरी हमारे यहाँ वहाँ पे सर्जन सर्जरी करते हैं, वो कैंसर की सर्जरी भी करते हैं। जैसे अमूमन तौर पे अगर हम देखें जो ऑपरेशन थिएटर हमारे चलते हैं तो उसमें कुछ 30 से 40% हर रोज़ कैंसर सर्जरीज होती हैं, मतलब 10 में से 3 या 4 कैंसर सर्जरीज होती हैं। अब हमारे यहाँ पे जो कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ पे रेडिएशन, कीमोथेरेपी, वो 2 पार्ट वी टेक केयर, मतलब हम वहाँ पर कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी एंड हार्मोनल एंड इम्यूनोथेरेपी वो करते हैं। सर्जरी नॉर्मल जो हमारा सर्जरी का डिपार्टमेंट है वो करता है। अब आजकल हमारे पास एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं, तो वो स्पेशलिस्ट हैं, तो वो इन एडिशन जो सर्जरी में हमारे बाकी डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो उनके साथ वो भी सर्जरी कर रहे हैं, उनको असिस्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। पहले भी कैंसर सर्जरीज हमारे यहाँ होती थी, ठीक है। अब कीमोथेरेपी के लिए अब हमारे पास 2 मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। सरकार ने मतलब वी आर थैंकफुल और हमारे पेशेंट भी थैंकफुल हैं कि हमारे पास 2 मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट सरकार ने पोस्ट किए हैं। एक तो हमारे पास 2 साल से हैं, एक जो डॉक्टर सुनील शर्मा उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, एक क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट भी हमारे यहाँ ज्वाइन किए हैं। तो एट प्रेजेंट हमारे पास एक अच्छी टीम है, फैकल्टी अच्छी है। तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में हमारे पास फुल फ्लैश डिपार्टमेंट है, कीमोथेरेपी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी वाले लोग इकट्ठे होकर करते हैं। हमारे पास न्यूक्लियर मेडिसिन सेंटर भी है, और जो पेन एंड पैलिएटिव केयर, जैसे अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ में आया था, पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर का भी हमारे पास क्लिनिक शुरू हो गया है। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये तो रही आपके अपने इंस्टीट्यूट की बात। अगर हम पेशेंट्स की बात करें, उनकी सुविधाओं की बात करें, तो चाहे वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार, उनकी तरफ से क्या सुविधाएं पेशेंट्स को दी जा रही हैं, कैंसर पेशेंट्स को स्पेसिफिकली? हमारे सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं हमारे पेशेंट्स को दी गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी टेस्ट आईजीएमसी में होता है कैंसर पेशेंट के लिए वो फ्री है, चाहे वो सीटी स्कैन हो, हाँ जी, पूरी तरह से निःशुल्क है, चाहे सीटी स्कैन हो, चाहे एमआरआई हो, या कोई भी इन्वेस्टिगेशन, इंक्लूडिंग पैथोलॉजी में जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, और जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी इज़ टोटली फ्री। कीमोथेरेपी फ्री है अगर पेशेंट आयुष्मान भारत का कार्ड है उनके पास, या हिम केयर का कार्ड, तो उन्हें एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज़ फ्री। हाँ जी। और सरकार ने ट्रैवल के लिए भी पेशेंट और उनके एक अटेंडेंट को आने जाने के लिए HRTC की बसेस में आना जाना फ्री। जी। हाँ जी। तो मुझे लगता है जैसे आपने बताया हिम केयर या आयुष्मान भारत के अंदर जो इनकी ट्रीटमेंट दैट इज टोटली फ्री, तो ये बहुत बड़ी राहत है लोगों को, बिकॉज द ट्रीटमेंट इज आई सपोज वेरी एक्सपेंसिव। हाँ, तो कुछ जो हमारे कीमोथेरेपी के ड्रग्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। अब आयुष्मान भारत में लकीली बहुत सारी ड्रग्स हैं जो पैकेजेस में आ गई हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमारे रीनल सेल कार्सिनोमा, मेटास्टैटिक रीनल सेल कार्सिनोमा, जो गुर्दे का कैंसर होता है, जब वो काफ़ी जगह फैल जाता है तो एक ड्रग है जिसका नाम सुनिटिनिब है, तो वो कुछ लाख रुपए की होती है। तो वो भी हमारे 3 से 4 पेशेंट हैं जो
ये आयुष्मान भारत और हिमकेयर की वजह से वो ले पा रहे हैं। तो मतलब और वो अभी सिम्टम फ्री भी हैं, मतलब उन्हें बहुत सारी डिजीज़ काफ़ी जगह फैली है पर अभी दे आर सिम्टम फ्री। आई कैन नॉट से डिजीज़ फ्री, बट उन्हें कोई सिम्टम नहीं है, मतलब उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन में हमें पता है कि उन्हें डिजीज़ है, बट दे आर डूइंग वेल एक्चुअली। जी डॉक्टर साहब, जैसे कैंसर के लिए कहा जाता है कि अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबल, लेट होगा तो बड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं। कैंसर को लेकर आपके हमारे दर्शकों को क्या एडवाइस रहेगी, किन बातों का वो ध्यान रखें, क्या संदेश रहेगा आपका? मुझे लगता है कि हमें जो आपने बोला जैसे कि अगर जल्दी निदान हो जाता है तो जल्दी क्योर भी हो जाता है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमें कोई भी सिम्टम हो, क्योंकि कैंसर का ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक सिम्टम है कि अगर वो सिम्टम होगा तो हमें कैंसर है। कुछ भी सिम्टम नॉर्मल, जैसे फीवर है, कफ है, कोई गिल्टी है ना, कहीं से कुछ खून चल रहा है, वो नॉर्मल भी हो सकता है। पर अगर वो परसिस्ट कर रहा है, मतलब आपको कुछ तकलीफ है, खांसी है, फीवर है, वो ठीक नहीं हो रही है, आपने दवाई ली किसी चिकित्सक से और ठीक नहीं हुई और 15 से 20 दिन निकल गए, तो आपको उसी चिकित्सक के पास दोबारा जाके बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए, बताना चाहिए। तो वो चिकित्सक सोचेंगे फिर कि ये कहीं कुछ और तो नहीं, तो फिर वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर हम जल्दी से उसका निदान कर सकते हैं। तो अगर हम जल्दी से डायग्नोसिस अर्ली स्टेज पे कर पाते हैं तो हम क्योर कर सकते हैं। एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जैसे मान लीजिए 100 पेशेंट आते हैं, तो 65 पेशेंट हम क्योर कर लेते हैं, 65%। तो दैट इज़ अ वेरी गुड नंबर, बट वी वांट कि हम 80 तक पहुंचे। तो वो जो 15 उसमें 65 के बाद जो 15 से 20 पेशेंट है उनका, क्योंकि डिजीज़ क्वाइट थोड़ा एडवांस होता है, तो हम क्योर नहीं कर पाते, कंट्रोल कर पाते। और लास्ट के जो 10-15% पेशेंट है वो आते इतनी एडवांस अवस्था में है या इतने मतलब अधिक स्टेज होती है कि हमें उन्हें कंट्रोल या ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारी जो कंसर्न है वो 10-15% जो पेशेंट बच रहे हैं उनके लिए, क्योंकि सभी पेशेंट हैं, तो अगर वो थोड़ा जल्दी निदान करा पाते और हम मतलब ठीक समय पे उपचार के लिए आ पाते तो शायद वो भी ठीक हो सकते थे। कोविड में एक ये प्रॉब्लम हुई है थोड़ी सी, क्योंकि जैसे डायग्नोसिस हो गया था पेशेंट का, जैसे मार्च अप्रैल में हो गया, पर वो कोविड की वजह से या तो डर की वजह से नहीं आ पाए या जैसे ट्रैवल पॉसिबल नहीं था तो नहीं आ पाए। तो अभी जो आजकल आ रहे हैं जैसे 6-7 महीने बाद वो पहुंच रहे हैं, तो थोड़ा सा नंबर हमारे जो एडवांस स्टेज पेशेंट थे उनका बढ़ने लगा। तो मुझे लगता है वो थोड़ी चिंता की बात है, पर फिर भी मुझे लगता है हमारे काफ़ी पेशेंट हैं जो टाइम पे आ गए थे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी ख्याल रखा। जैसे जितने भी डीसीज थे उन्होंने हमारे जो फ़ोन नंबर थे वो मेरे को लगता है अखबार में आए थे, क्योंकि हमें काफ़ी फ़ोन आए कि हमें ये प्रॉब्लम है तो हम कहाँ जा सकते हैं। तो हमने कोशिश की कि जो आसपास के क्षेत्र हैं, जैसे टांडा मेडिकल कॉलेज है, नेर चौक में मेडिकल कॉलेज है, चंबा है, हमीरपुर है या नाहन है, वो वहाँ चले जाएँ। और क्योंकि कीमो भी अब लगभग कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, तो हमने कोशिश की कि कीमो वहाँ हो जाए, ताकि नंबर ऑफ पेशेंट जो शिमला को ट्रैवल कर रहे हैं वो थोड़ा कम हो जाए, ताकि वो बर्डन भी कम हो जाए। जी संक्षिप्त में जानना चाहूँगा, जो आपके फॉलोअप वाले पेशेंट्स हैं उनसे आपका क्या संदेश रहेगा? फॉलोअप वाले जो पेशेंट हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है अगर उन्हें अभी कोई दिक्कत नहीं है और कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है तो अपना वो आना पोस्टपोन कर सकते हैं। या मेरे फ़ोन नंबर लगभग सभी जगह पे अवेलेबल हैं, और ज़्यादातर पेशेंट जो भी फ़ोन नंबर मांगते हैं उनके पास होते भी हैं, तो फ़ोन पे आपसे बात कर सकते हैं। हाँ जी। डॉक्टर मुनीश, आपने समय निकाला हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।